आपके धन्यवाद लिए रीता। हाँ। मैं अनुराग भाई की बात को रिस्पॉन्ड करते हुए कहती हूँ, हाँ। ये कर्जों की बात कर रहे हैं। आप ये नहीं जानते कि पिछले 9 साल में हमारी सरकार आने से पहले आपने एक बहुत चरमराती हुई भारत की अर्थव्यवस्था हमें सौंपी थी यूपीए कमाल के की बात हो राज गई। में। उसके बाद अनुराग भाई, मैंने आपकी पूरी बात सुन लेते हैं, अब पहले आप सुन लेते मुझे हैं। जवाब हाँ दीजिए। हाँ अरे मैंने बोला नहीं बासुरी जी, मैंने नहीं अनुराग बोला, भाई, मैं तो मैंने सिर्फ पूरी ऐसे ही बात किया। सुनी, अब आप अगर कृपया ऐसे एक करना नहीं, गुनाह है प्लीज तो बता अनुराग जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज सुन लेते हैं बासुरी जी को। हाँ धन्यवाद रीमा जी। हाँ, एक चरमराती हुई अर्थव्यवस्था हमें सौंपी गई। उसमें आप देखिए, देश की अर्थव्यवस्था आज भारत की इकोनॉमी विश्व के 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी में जाकर पहुंच गई है। और संसद के फ्लोर पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गारंटी ली है कि 2024 में जब वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे तो इस अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पे लेके जाते। अब हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की। आपको पता है, स्टार्टअप इंडिया और एंटरप्रेन्योरशिप को जितना ज्यादा बढ़ावा मोदी सरकार ने दिया है, आज 92,683 टोटल स्टार्टअप्स हैं भारत में। वर्ल्ड में अगर आप देखें तो हम 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है पूरे के पूरे विश्व में। ये जो बात कर रहे हैं अनुराग भाई आईपैड देने की, मैं ये कह रही हूं हमारी उन बहन बेटियों को जिनको आप आईपैड दे रहे हैं, उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए, उनके राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए आप लोगों ने अभी तक क्या करा? 27 साल से महिला आरक्षण। अच्छा बासुरी जी, एक सवाल। हाँ दीपक जी, मैं आपके पास आऊंगी। 27 साल दीपक जी मैं आऊंगी। नारी बासुरी जी, इनकी दलील ये भी थी, इनका तर्क ये भी था, अनुराग जी का जो तर्क था वो मैं जरा रिपीट करती हूँ। इनका तर्क था कि हम ऐसे लोगों को लैपटॉप या फिर ऐसे लोगों को मदद या फिर ऐसे लोगों को रोजगार भत्ता दे रहे हैं जिसको जरूरत है। क्या आप इत्तेफाक रखती हैं? क्या ऐसे ही सीजीआई ने कमेंट कर दिया इस पे? ऐसा नहीं होता। हाँ। आप जरूरतमंदों को वो चीजें नहीं दे रहे जिनसे उनका स्वयं में विकास हो सके या देश का विकास हो सके। आप ये देखिए, लाडली लक्ष्मी बहन योजना, जो हमारी लाडली बहन योजना है, उसमें कैश केवल एक कंपोनेंट है। आपको पता है 35% वैकेंसी जो पुलिस डिपार्टमेंट में है उसमें महिलाओं। अनुराग जी दीपक जी मैं आती हूँ, सुन लेते हैं पहले बासुरी जी। पोस्ट में 50% टीचिंग पोस्ट में महिलाओं को भर्ती करा जाएगा। इसका क्या अर्थ है? आप आर्थिक सशक्तिकरण कर रहे हैं, आप विमेन को वर्कफोर्स में लेकर आ रहे हैं, और इसलिए आपको कल्याणकारी नीतियां लेकर आनी है जिससे देश का विकास होगा। रेवड़ी कर ऐसी ब्राइबरी या आपको ऐसे उनको वोटें खरीदने का काम नहीं करना है। ठीक है, दीपक जी जवाब देना चाहते थे। अनुराग जी मैं आपके पास आती हूँ, पहले दीपक जी से बात कर लेती हूँ। दीपक जी, और सारी बातें तो हैं ही, बासुरी जी के कुछ सवाल भी है कि देश को आपने उस स्थिति में छोड़ा था, वहां से बीते 10 सालों में बीजेपी ने संभाला है। एक मैं आंकड़ा आपके सामने 2018 का रखती हूँ कि कैसे चुनावी वादे क्या किए जाते हैं और क्या निभाए जाते हैं। दरअसल 2018 का आपको भी प्रकरण याद होगा कि राहुल गांधी ने यह कहा कि कर्ज माफी हम करेंगे, सरकार में आते के साथ करेंगे, किया भी गया। वो आंकड़ा कितना था? वो कर्ज माफी का आंकड़ा था 8,676 इतना कर्ज माफी। लेकिन उसके बावजूद जो किसानों की राजस्थान में स्थिति है, जो किसानों की मध्य प्रदेश में उस वक्त स्थिति थी, यानी कमलनाथ गवर्नमेंट के वक्त में, तब ये कि हमने देखा कि ना उनकी आत्महत्या की घटनाएं रुकी, ना उनके घर पे कुर्की की घटना रुकी, उनकी स्थिति जस की तस बनी रही। तो ये है चुनावी रेवड़ी। रीमा जी, इस सवाल के लिए आपको धन्यवाद कि आपने कांग्रेस से सवाल किया। आप ये बताइए, देश में एक व्यक्ति को आप दुनिया का नंबर 1 बना देने से देश की अर्थव्यवस्था आगे नहीं जाती। एक व्यक्ति जिसकी सारी मार्केट वैल्यू 40 से 50 हजार करोड़ थी, उसको आपने दुनिया में इतना बड़ा बना दिया कि दुनिया में दूसरे नंबर पे पहुंच गया। तो देश की अर्थव्यवस्था एक व्यक्ति पे आधारित नहीं है। मोदी जी ने एक व्यक्ति पे देश की अर्थव्यवस्था को आधारित कर दिया है, और बांसुरी जी उसी एक व्यक्ति का गुणगान करने के लिए यहाँ पे बैठी हुई है। देश में गरीब है, देश में किसान है, देश में बेरोजगार है, देश में युवा है। मेरा कहना है दीपक जी, अगर देश की सर्वोच्च अदालत ने, अगर सीजेआई ने एक कमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि गरीबों का, देश की जनता के पैसे की बर्बादी हो रही है, तो उस पर हमें फोकस करना चाहिए और बहुत ही संजीदा तरीके से बात भी करनी चाहिए कि बीच का रास्ता क्या हो सकता है। आप बिल्कुल पब्लिक के लिए काम कीजिए, जैसा कि अनुराग जी ने कहा। मैं अनुराग जी से इत्तेफाक रखती हूँ कि कमजोर लोगों के लिए काम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए।
आप भाजपा प्रवक्ताओं को तो बेरोक टोक बोलने देते, फिर आप बोलेंगे कि हमारे ऊपर ये सर मेरे पास ना पूर्वाग्रह का कोई इलाज नहीं है, उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। हाँ, उसका कोई इलाज नहीं है। देख रहे हैं वो समझ रहे हैं, नहीं आपका इस व्यथा को दर्शक भली भांति समझ रहे हैं कि जब भाजपा प्रवक्ता बात करते हैं तो आप बिल्कुल बेरोक उनको स्क्रीन देते हैं। मैंने बांसुरी जी से बीच में रोक के 2 सवाल पूछे। मैं बांसुरी जी से 2 बार 2 सवाल पूछ चुकी हूँ, उनसे बीच में रोककर उनसे पूछ चुकी हूँ। आप शो को बाद में देख लीजिएगा, बाद में हम देख लें। हाँ ठीक है, आप बात कंप्लीट कीजिए, मुझे शिवराज जी के पास भी जाना है। देखिए नरेंद्र मोदी जी मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, और कहते हैं उज्ज्वला की बात करते हैं, लाडली लक्ष्मी बहना की योजना की बात करते हैं, 1000 करोड़ किसानों को जब मोदी जी 2000 रुपए दे रहे हैं 6 महीना में 12000 की किस्त राशि, ये बताएंगे क्या है, इसको क्या बोलते हैं बताइए, भाजपा प्रवक्ता से पूछिए। क्या ये सिर्फ चुनाव में दिया जाता है? घर बांट रहे हैं मोदी ये किसान निधि जो है शायद पूरे देश के लिए है ना, क्या ये पूरे देश के लिए नहीं है? विपक्ष पे पहुंच जाए कि उसको करना क्या है, कहना क्या है, विपक्ष का विरोध करना है या देश की जनता का हित करना है, देश की जनता का अगर मैं कहूंगी तो आप फिर इस योजना को विस्तार से अगर मैं बताऊंगी तो आप तो वही पुरानी बात राग अलापेंगे कि हाँ मैं बीजेपी का स्टैंड ले रही हूँ। शिवराज जी के पास में जाती हूँ, ये जिस किसान निधि के बारे में बता रहे हैं या जितनी भी योजनाएं, देखिए मेरे हम जवाब देना चाहते हैं। अनुराग जी शिवराज जी के पास में एक ही बार गई हूँ, मैं एक ही बार गई हूँ, उनसे बात एक ही बार की है मैंने। बुलाएंगे भी, वो मौका भी हम लोग को नहीं देंगे, फिर आप बीजेपी से बुलाएंगे, बीजेपी के समर्थक से बुलाएंगे, तो मत बुलाइए ना फिर सबको। कमाल नाराज हो रहे हैं आप रोकते हैं बीजेपी। आप देख लीजिए वो दोनों गलत बात है, ये अन्याय है, सभी इस बात को देख रहे हैं, पूरे दर्शक भी देख रहे हैं। अनुराग जी मैं आपको बस इतना कह सकती हूँ कि इसको आप बाद में सुन लीजिएगा कि किसको कितना वक्त दिया गया है। मैं इत्मीनान से आपको सुन रही थी। लड़ते रहते हैं, बस आपको हम लोगों से लड़ना है, जवाब क्या देंगे? चरित्र है इनकी नीति और शिवराज जी प्लीज आप जवाब दीजिए। जो ये माहौल बना हुआ है और मेरे पास हर राज्य का डेटा है कि किस राज्य ने अपने ऊपर कितना कर्ज ले रखा है, और ऐसा भी किया जाता है कि चुनावी वादे कर दिए जाते हैं, मैनिफेस्टो में जगह दे दी जाती है और बाद में ये कहा जाता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, केंद्र की सरकार दिल्ली ने हमें पैसा नहीं दिया इसलिए ये योजना हम कंप्लीट नहीं करें। हालिया उदाहरण मैं टीएमसी का दे सकती हूँ। रीमा जी, इसीलिए चुनाव के समय जब ये वादे किए जाते हैं और अगर हम जैसे लोग ये सवाल पूछते हैं कि आप जो भी रेवड़ी की बात कर रहे हैं वो आप देंगे कैसे, उसका ब्लूप्रिंट क्या है, उसका इकोनॉमिक मॉडल क्या है, तो फिर यही लोग कहते हैं कि आप भाजपा के समर्थक हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि एक समय था कि वो लोहिया जी की विचारधारा हो, वो जेपी की विचारधारा हो, स्वयं स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी समाजवाद से प्रभावित होकर राजनीति में आई थी, तो अब आप लोगों के आंदोलन को ऐसा क्या हो गया है कि कोई बौद्धिक वर्ग आपसे एसोसिएट नहीं करना चाहता? ये बात कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सोचे, इसके लिए मुझे या किसी और को बीजेपी समर्थक लेबल कर देना गलत है। जहां तक प्रश्न आपका है कि लोग सरकारों के पास पैसा नहीं होता और वे अनाउंस करती हैं, यही तो सबसे बड़ी विडंबना है रीमा जी कि हमारे गांव में अरे अनुराग जी सुन लिया कीजिए, डिबेट बिगाड़ा मत कीजिए बीच में, जब आप बोलते हैं तो मैं एक शब्द नहीं कहती, इतनी गरिमा बनाकर रखिए डिबेट की। मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, कम से कम यही गरिमा बना रखिए कि वो दीपक जी बोल रहे हैं, आप अनुराग जी बोल रही है, वो जो भी बोल रहे हैं आप लोगों की इंडिया अलायंस से ही बोल रहे हैं, मैं आप दोनों का रोक इंडिया अलायंस से कोई बोल रहा है ना, क्या आप लोगों का अलायंस? दीपक जी, अनुराग जी, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूं, शांत रहिए, मैंने एक शब्द नहीं बोला। आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूं, प्लीज इस तरीके से डिबेट नहीं करते हैं, प्लीज इस तरीके से नहीं। एक बार सुन लेते फिर मैं आप ही दोनों के पास आऊंगी। जी शिवराज जी, इकोनॉमिक मॉडल की बात की जाती है, क्यों नहीं? दीपक झा जी से तो मैं एक्सपेक्ट ये करती हूँ कि वो मिथिलांचल से आते हैं, जिस एरिया से आते हैं सबसे अधिक बिहार में भी अगर किसी ने दंश झेला है तो उस इलाके ने झेला है, और ये सिर्फ और सिर्फ समाजवाद और कांग्रेस की देन है जो उस एरिया ने वो एरिया झेल गया। आज तक बाढ़ जैसी समस्या का समाधान नहीं कर पाए, जो कि कितनी छोटी और कितना बेसिक प्लानिंग की जरूरत होती है, उसमें तमाम पार्टियां आई गई, इन लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम रीमा जी? सिंपल सी बात है, आज के वोटर को बिल्कुल नेताओं का कॉलर पकड़कर, मैं बहुत अग्रेसिव भाषा यूज कर, कॉलर पकड़कर पूछना चाहिए कि अगर आप कह रहे हैं कि मैं मुफ्त में आपको रेवड़ियां दे रहा हूं, चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी है क्यों नहीं, अनुराग जी इसका जवाब दे दीजिए। बात आती है सरकार का, पूछिए कि आप कैसे दे रहे हैं, कहां से आ रहा है? देखिए मैंने आपसे बोला, मुझसे बांसुरी जी ने जब कहा तो मैं उनसे कह दूं कि समाजवादी पार्टी ने वृद्धा महिला पेंशन योजना लागू की थी, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं
भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दी तो क्या गुनाह किया था? जो हमारी बुजुर्ग महिलाएं, उनका सम्मान हम समाजवादी लोग दे रहे थे। 1090 महिला समस्या के लिए कि आप फोन कीजिए, आपकी समस्या का समाधान होगा, ये हम लोगों ने स्टार्ट किया था। हम लोगों ने उन लड़कियों का सम्मान किया। और जिस रिजर्वेशन की आप बात कर रही हैं, वो रिजर्वेशन तो हम सबने कहा क्या महिला रिजर्वेशन लाइए, सबने समर्थन किया, सबने बिल पास किया, लेकिन आपने उसमें क्लॉज लगा दिया कि पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा, उसके बाद महिला आरक्षण बिल लागू होगा। इसके लिए मतलब बीजेपी नहीं देना चाहती, आपने 8-10 साल के लिए उसको टरका दिया। अरे आप चाहते तो आप दे सकते थे और 24 में लागू हो जाता, जब पूरा विपक्ष आपके समर्थन में खड़ा है, महिलाओं के सम्मान में खड़ा था, तो आपने क्यों उसमें नहीं आपने उसमें क्लॉज क्यों लगाए, क्यों आपने उसको लटकाने का काम किया? ये विपक्ष और पूरा देश आपसे पूछ रहा है कि आप महिला समस्या में बांसुरी जी, वक्त की कमी है, छोटा कमेंट संक्षेप में बांसुरी जी क्यों नहीं होते जो देश मेडल जीत के लाती हैं? जब मणिपुर की महिलाओं के साथ अन्याय होता है तो वक्त की कमी है। बांसुरी जी आखिरी कमेंट। ये भी देश पूछना चाहता है, देश पूछना चाहता है। वैसे तो ये आज की डिबेट का मुद्दा नहीं है, लेकिन अनुराग भाई की बात पे रिस्पॉन्ड कर देती हूँ कि वो भी जानते हैं कि भारत की जनसंख्या बढ़ी है और हमारा संविधान ही कहता है आर्टिकल 170 सब आर्टिकल 3 में कि आप नंबर ऑफ सीटें पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में तब तक नहीं बढ़ा सकते जब तक जनगणना नहीं हो जाए। जनगणना के बाद ही परिसीमन होगा, परिसीमन के बाद ही नारी ठीक है। वक्त की कमी है, इस पे हम और आगे भी बात करते हैं। फिलहाल आप सभी का वक्त देने के लिए मैं बहुत शुक्रिया।